हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन आज फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं मोशन। इसके पहले यूनिट 2 का यानी अप्लाइड फिजिक्स 1 के यूनिट 2 का 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग वेक्टर और स्केलर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद वेक्टर से संबंधित रेजोल्यूशन और सारे चीज़ों को जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 में सिलेबस में वेक्टर पढ़ना है मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया। तो प्लीज़ जो भी विद्यार्थी SVT से बिलोंग करते हैं और अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2 को पढ़ते हैं उन तक वीडियो पहुंचा दें, ताकि उनको लाभ मिल सके और सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आज मोशन चैप्टर गति। चलिए देखते हैं गति। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें नोट्स बनाया है और देखिए, चलिए मोशन देखिए, स्टार्ट करते हैं। गति हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से भी। मोशन, वी कैन डिफाइन मोशन एज अ चेंज ऑफ पोजीशन। जब कोई वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, पोजीशन में चेंजिंग करता है, तो मोशन कहते हैं। और मोशन तब तक नहीं हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, बाह्य बल जिसको कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सटर्नल फोर्सेज एंड चेंजेस देयर पोजीशन, देन वी कैन से दैट बॉडी गेट्स इन अ मोशन। यानी वो ऑब्जेक्ट मोशन को प्राप्त कर लिया है ना। ए बुक फॉलिंग ऑफ ए टेबल, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए टैप, नल से गिरता हुआ पानी, टेबल से गिरता हुआ किताब, है ना, रैटलिंग विंडो, चलता हुआ हवा, ये सभी मोशन के एग्जाम्पल हैं। हम गति को समय के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मेज से गिरती हुई किताब, नल से बहता पानी, खड़खड़ाहट वाली खिड़कियां आदि सभी गति प्रदर्शित करते हैं, है ना। इवन द एयर दैट वी ब्रेथ एग्जिबिट्स मोशन। हम लोग जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें भी मोशन है ना। हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन क्या है? हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स से होकर के फिर हीमोग्लोबिन के साथ वो कहाँ जाता है? बॉडी के पूरे पार्ट्स में। और फिर क्या करता है? जो अनवांटेड गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से फिर बाहर एग्जॉस्ट होता है। तो आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने का काम कौन करता है? तो हमारा लंग्स। इवन द एयर दैट वी ब्रेथ एग्जिबिट मोशन। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह भी मोशन, गति प्रदर्शित करता है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूव्स, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ जो भी है सभी गति में है। तो अब निर्भर करता है कि इस मोशन को, इस गति को आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें कि 2 यात्री बस में जा रहे हैं और आपस में बैठे हुए हैं, तो दोनों यात्री क्या रहेंगे आपस में? उनका रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? बस के अंदर बैठा हुआ, तो दोनों यात्री क्या रहेंगे? रजिस्टर में रहेंगे। लेकिन जब वो बस में बैठा हुआ आदमी बाहर किसी व्यक्ति को देखता है तो उसे क्या लगेगा कि मोशन में है ना। या बाहर वाला व्यक्ति दिखेगा अंदर वाले व्यक्ति को, यानी बस को देखेगा तो बस पूरा मोशन में रहेगा। तो ये रेस्ट एंड मोशन दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। तो डिपेंड करता है रेस्ट और मोशन का मेन पार्ट कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, आप कहाँ से उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अर्थ पे तो सारी चीज एक दूसरे को देखेंगे तो अस्थिर है ना। लेकिन अगर सैटेलाइट पे चले जाएं या मून पे चले जाएं, वहां से अर्थ को देखता है कोई व्यक्ति, तो पूरा अर्थ ही मोशन में है, तो सारे ऑब्जेक्ट मोशन में। तो जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किए तो मोशन भी चेंज हो गया। बिलीव इन ए यूनिवर्स दैट इज इन ए कंटिन्यूअल मोशन। हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो भी एक गति में है, गति प्रदर्शित करता है। द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट इज द एटम इज इन कांस्टेंट मोशन। जो परमाणु के सूक्ष्मतम कण हैं वो भी मोशन में है। एवरी फिजिकल प्रोसेस इन द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मोशन सम सॉर्ट, है ना। द मोशन कैन आइदर बी सॉफ्ट, स्विफ्ट और स्लो। अतः यूनिवर्स में जितने भी सारे चीज हैं सभी गति में है। गति या तो स्लो गति में है या फिर फास्ट में। मोशन एग्जिस्ट, लेकिन है, मोशन का अपना एग्जिस्टेंस है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गिव ड्यू attention to the study of motion because of its importance in physical world। फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये चैप्टर का, है ना। इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा जोर भी देते हैं। मोशन इज मेनली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मोशन को पढ़ने से पहले हमें इन बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे डिस्टेंस क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या, स्पीड क्या और टाइम क्या।
तो डिस्टेंस पहले से भी पढ़ते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। टाइम तो जानते हैं, समय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसी को देखिए हम लोग हिंदी में और अच्छे तरीके से देखते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह भी गति प्रदर्शित करती है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो निरंतर गति में है। किसी पदार्थ का मूल कण जो परमाणु है वह भी निरंतर गति में है। ब्रह्मांड में प्रत्येक भौतिक प्रक्रिया किसी न किसी प्रकार की गति से बंधी है। गति या तो तेज या धीमी हो सकती है, अभी मैंने बताया है ना, लेकिन गति मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि हम भौतिक जगत में गति के महत्व के कारण उसके अध्ययन पर उचित ध्यान दें। गति को मुख्य रूप से निम्नलिखित शब्दों के रूप में वर्णित किया जाता है: दूरी, विस्थापन, स्पीड और समय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मास। सबसे पहले मास को डिफाइन करेंगे। तो मास क्या? एक्चुअल मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। कोई भी बॉडी है उसमें जो मूल मैटर है, एक्चुअल कण है, एक्चुअल जो पदार्थ की मात्रा है, उसको हम लोग मास डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए इसको, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे मूल राशियों में से एक है। 7 मूल राशि मैंने पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा। एंड द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर when we define mass as the measure of the amount of matter in a body। किसी भी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए जिस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग मास, या मास को हम लोग किलोग्राम में यूज करते हैं, है ना। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। द्रव्यमान हिंदी में देखिए इसी को, ये भौतिकी में मौलिक मात्राओं में से एक है और पदार्थ की सबसे बुनियादी संपत्ति है। हम द्रव्यमान को किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेट किसको कहते हैं? बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट कैसे डिफाइंड है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट W=mg से डिफाइंड है। किसी व्यक्ति का अगर मास 60 kg है तो कितना वजन लगा रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है धरती के ऊपर? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 600 न्यूटन का फोर्स वो धरती के ऊपर लगा रहा है। द फॉर्मूला फॉर वेट इज W=mg। भार किसी पिंड का पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का माप है। वजन का सूत्र निम्न द्वारा दिया गया है ना। तो देखिए निम्न द्वारा क्या दिया गया है, तो W=mg दिया गया। नेक्स्ट देखिए फोर्स क्या है? बहुत ही इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है फोर्स, है ना। बल को कैसे परिभाषित करते हैं? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है ना। हम लोग जानते हैं, इसको साबित भी करने वाले हैं आगे, तो वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे हमें उतना अंदर से मनोबल बढ़ेगा और भी पूरे सिलेबस का वीडियो और अच्छे तरीके से मैं बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी। एक क्या कारक है, एजेंसी है, तो क्या काम करता है? विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी चीज के गति अस्थिर है तो उसको गति में लाता है, या कोई ऑब्जेक्ट गति में तो उसको अस्थिर में लाने का प्रयास करता है। ये एजेंसी है फोर्स, यह एक कारक है ना। यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और गति के दिशा को भी बदलने की ये ताकत रखता है फोर्स। मान लिया कि कोई बच्चा आ रहा है, उसको गोदी ले लिए, है ना, तो कितना आसानी से हम गोदी ले लेंगे, है ना। लेकिन बड़का आ जाए तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वहां पे मोमेंटम डिपेंड होगा। मास इंटू वेलोसिटी आगे क्लियर करने वाले हैं। बल को एक ऐसी एजेंसी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आराम की स्थिति या एक समान गति या शरीर की गति की दिशा को बदल देती है या बदलने की क्षमता रखती है। चलिए आगे देखते हैं। इन फिजिक्स मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं मोशन को? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार स्थिति में परिवर्तन की दर को, है ना। इन सिंपलर वर्ड्स मोशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी, यानी जब तक बॉडी में मूवमेंट नहीं हुआ, पोजीशन में चेंजिंग नहीं हुआ, हम मोशन डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी दीवार पे हम फोर्स लगाएं और दीवार अपने जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हो तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में गया, नेट वर्क डन क्या हो गया? 0, क्योंकि फोर्स तो लगाया। वर्क डन कैसे डिफाइंड है? फोर्स तो लगाएं, अब वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो क्या हो गया? वर्क डन 0 हो गया, है ना। आगे देखिए, भौतिकी में गति को समय के साथ स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
सरल शब्दों में गति का तात्पर्य किसी पिंड की गति से है। आमतौर पर गति को या तो इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, चेंज इन स्पीड के थ्रू हम गति को डिफाइन करते हैं, या चेंज इन डायरेक्शन। गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। यानी गति यानी चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन स्पीड, अगर स्पीड चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होता है तभी ना हम कहेंगे कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मोशन हुआ ऑब्जेक्ट का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इनर्शिया क्या है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हम लोग, जड़त्व, है ना। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, यानी क्या है जड़त्व, क्या है? ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल का गुण है अपना, किसी भी बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाई इटसेल्फ। जो जड़त्व जो है ऐसा गुण है किसी भी मटेरियल का जो खुद व खुद वो चेंज नहीं होता है। इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्मनेस। या तो जड़त्व के कारण कोई बॉडी गति में है तो गति में रहना पसंद करता है, स्थिर में है तो स्थिर में रहना पसंद करता है, फर्स्ट लॉ में। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हम जड़त्व का पढ़ रहे हैं ना। तो जड़त्व क्या है? किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना। इटसेल्फ, अपने आप का, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। बॉडी के, शरीर यहाँ पे लिखा गया, बॉडी को हिंदी में, है ना, बॉडी ही लिखिए आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आप आराम की अवस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, जड़त्व कहा जाता है। अपने आप कैसे चेंजिंग करेगा कोई बॉडी? कोई भी मास अपने आप मूव करेगा नहीं, यानी जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व भी कहते हैं और जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए देखते हैं मोमेंटम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। मोमेंटम को फर्स्ट ऑफ ऑल पी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। क्या यूनिट हो जाएगा? तो केजी मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए मोमेंटम क्या, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय बॉडी। कहता है कोई भी बॉडी कितनी मात्रा का मोशन एक्वायर किया है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम निर्भर किस पे करता है? दो क्वांटिटी पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मास और वेलोसिटी पे। अब सोचिए जितना ज्यादा मैसिव बॉडी होगा मोमेंटम उतना अधिक होगा। अब सोचिए एक एग्जांपल देते, छोटा बच्चा आ रहा दौड़ के, उसको पकड़ना आसान है या कोई भारी आदमी आ रहा उसको पकड़ना आसान है? तो आप जवाब देंगे छोटा बच्चा को, क्योंकि छोटा बच्चा का मास कम है, मोमेंटम कम है, उसको पकड़ना आसान है। बड़ा आदमी आ रहा, मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, उसको पकड़ना मुश्किल है। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक ट्रक है और एक कार है, तो निश्चित तौर पे अगर ट्रक और कार पे समान बल लगाएं तो कौन ज्यादा डिस्प्लेस होगा? आपका जवाब होगा कार, क्योंकि कार में क्या है, मास कम है, तो मास कम है उसमें हम कम फोर्स भी लगाएंगे तो आसानी से डिस्प्लेस कर जाएगा। लेकिन ट्रक क्या है, ज्यादा मैसिव बॉडी है, उसमें ज्यादा मोमेंटम हमें चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए उसको डिस्प्लेस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपल्स। इंपल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू होता है एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स को इक्वल टू एफ इंटू टी से डिनोट करते हैं। इंपल्स को ध्यान दीजिए हम लोग और भी लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन के दर को, यानी संवेग में परिवर्तन, दर नहीं, संवेग में परिवर्तन को हम लोग इंपल्स डिफाइन करते हैं। A large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called an impulsive force। कहता है a large force, बहुत तेजी से फोर्स हम लोग लगाते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे ये बैडमिंटन प्लेयर शॉर्ट टाइम के लिए कस के मारता है ना, या बैट से मारता है शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत जोर से सिक्स जाता है, तो इसको हम लोग इंपल्स डिफाइन कर सकते हैं। इसको हिंदी में आवेग कहते हैं। इसे समय में बल के उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया और आवेग बराबर होता है समय में बल, यानी फोर्स इंटू टाइम को गुणनफल को ही हम लोग आवेग कहते हैं। इसको आसानी से लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा आवेग का? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इंपल्स का यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा सभी, ऐसा यूनिट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, हम लोग बैडमिंटन खेलता है या ये बॉल को, है ना,
बहुत तेजी से मारा जाता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा इम्पल्सिव फोर्स लगता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फिगर में देखिए दिखाया गया, बहुत जोर से मारा जाता है ना। टेनिस बॉल है, ये टेनिस प्लेयर जो भी होते हैं बहुत जोर से मारते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे ये इम्पल्सिव फोर्स लगता है। देखिए दूसरा इम्पल्सिव फोर्स का और भी एग्जांपल है, जो ट्रम्पलिन होता है, जो बच्चे लोग उछलते हैं, है ना, गद्देदार या फॉर्म वाले जो सतह होते हैं, तो वो ट्रम्पलिन पर जो जंपिंग करते हैं बच्चे, तो वहाँ पे भी इम्पल्सिव फोर्स लगता है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और जानदार टॉपिक्स है। ये सभी बच्चे इसको बहुत मजे से पढ़ेंगे, और आप लोग भी जानते हैं कितना जानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और एसवीटी से बिलोंग करने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी इसको पढ़ें, मजे लें, और अच्छे तरीके से हम इसको डील करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने, सभी जानते हैं कितने गति नियमों को दिया, 3 गति नियमों को दिया, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, और न्यूटन के गति का तृतीय नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसके पहले थोड़ा सा न्यूटन के बारे में हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और देखते हैं क्या है। सर आइजैक न्यूटन पब्लिश्ड देयर लॉज इन द 17th सेंचुरी। आइजैक न्यूटन की जो लॉ था, नियम था, 17वीं शताब्दी में इनका लॉ को लागू किया गया, यह प्रकाशित हुआ। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इस आर्टिकल में हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। दिस लॉ इज एन इंट्रोडक्शन टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस लॉ में हम लोग वस्तु के गति और उस पर लगने वाले बल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। Object and the force acting on it. In other words, it deals with the motion of an object and its relation to force. दूसरे भाषा में हम ये भी कहते हैं कि यह वस्तु के गति और गति किस कारण हुआ है, उस फोर्स के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, है ना। सर आइजैक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में 3 कानून प्रकाशित किए। इस लेख में हम न्यूटन के पहले नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह नियम वस्तु की गति और उस पर लगने वाले बल का परिचय है। दूसरे शब्दों में हम यह किसी वस्तु की गति और बल से उसके संबंध से संबंधित है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है देखते हैं। यानी कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मोशन, ऑब्जेक्ट में मोशन, और मोशन हुआ तो क्यों हुआ, किस फोर्स के कारण हुआ, कितना फोर्स लगा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ सभी जानते हैं, है ना। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, क्या कहता है, ए बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना पसंद करता है, गति में है तो गति में रहना पसंद करता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे तब तक। न्यूटन का पहला गति नियम कहता है कि जब तक कोई बल उस पर कार्य नहीं करता है तब तक बॉडी एक सीधी रेखा में आराम या एक समान गति की स्थिति में बना रहता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ देखिए शरीर आया ना, आप लोग बॉडी लिख लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है ना। और क्योंकि हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो ये बता देता है ना, बॉडी ही लिखिएगा। ऐसे हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं। देखिए इस पे जब तक बॉल है तो बॉल अपना स्थिर, कब तक स्थिर रहेगा? जब तक ये बच्चा बॉल को मारेगा नहीं, है ना। और कोई बॉल अगर आ रहा है तो वो सीधी रेखा में जाना पसंद करेगा। कब तक? जब तक कि कोई दूसरा फुटबॉलर आकर के उसको गोल न कर दे, दूसरे जगह पे घुमाने दे, तब तक ही अपने सीधी रेखा में रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुटिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन अ सिंपल वर्ड, सिंपल भाषा में हम लोग इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। क्या कहता है, बॉडी विल नॉट स्टार्ट मूविंग अनटिल एंड अनलेस, कहता बॉडी स्टार्ट मूविंग नहीं करेगा कब तक? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होने, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। वंस इट इज सेट इन मोशन, एक बार जब ये गति में आ जाएगा, इट विल नॉट स्टॉप और चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो मोशन में आ जाएगा तो ये खुद अपने आप रुकेगा भी नहीं, रुकता है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और चेंज अपने गति को बदलेगा भी नहीं, है ना। अनटिल एंड अनलेस सम फैक्ट एक्ट अपॉन इट वंस मोर, कब तक? जब तक कि कोई बाहरी बल या बाहरी कारक उस पर एक्ट ना करे। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज समटाइम्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है फर्स्ट लॉ। देयर आर टू कंडीशंस ऑन विच द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिपेंडेंट, दो कंडीशंस हैं जिससे गति के प्रथम नियम
निर्भर करते हैं। कौन कौन? न्यूटन के गति के नियम देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। न्यूटन के गति के पहले नियम को सरल शब्दों में कहें तो कोई पिंड तब तक हिलना शुरू नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। एक बार यह गति में सेट हो जाता है तब तक नहीं रुकेगा या अपना वेग नहीं बदलेगा जब तक कि कोई बाहरी बल फिर कार्य ना करे, है ना। गति के पहले नियम को कभी कभी जड़त्व के नियम के रूप में भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब कहा दो कारक पर निर्भर करता है फर्स्ट लॉ। पहला कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा, है ना। एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी रेस्ट, तो वह स्थिर ही रहना पसंद करेगा। कब तक? जब तक कि बाहरी बल न लगे। दूसरा कह रहा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, गति में है कोई ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो गति में है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है यहाँ पे। वाइल एक्सेलरेशन हो सकता है जीरो गति में होते हुए भी, है ना, इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, तो वो गति में तो गति में ही रहना पसंद करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, एंड इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। ऐसी दो शर्तें हैं जिन पर गति का पहला नियम निर्भर है। स्थिर वस्तुएं, जब कोई वस्तु विराम वेग जीरो पर होती है और त्वरण इक्वल टू जीरो शून्य होता है ना, इसीलिए वस्तु आराम पर बनी रहती है। गतिमान वस्तुएं, जब कोई वस्तु गति में होती है तो वेग शून्य होता है, शून्य के बराबर नहीं होता। गति में रहेगा तो शून्य, वेग कैसे शून्य होगा, है ना। जबकि त्वरण शून्य हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, है ना। इसीलिए वस्तु निरंतर वेग और उसी दिशा में गति में बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का और भी एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल्स इन डेली लाइफ। वेयरिंग ए सीट बेल्ट इन ए कार व्हाइल ड्राइविंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। हम लोग सीट बेल्ट पहनने के लिए बोला जाता है ना, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि गाड़ी मोशन में है, एक बार को ब्रेक मारना पड़े तो गाड़ी मोशन में, लेकिन बॉडी अस्थिर था, है ना, जड़त्व के कारण क्या होगा, आगे झुक सकते हैं, इसलिए हमें सीट बेल्ट पहनने के लिए बोला जाता है। If an accident occurs or if brakes are applied to the car, suddenly the body will tend to continue in its inertia and moves forward. आगे की ओर झुक जाएगा, हो सकता है शीशा में माथा पटका जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आदमी को मौत होने से बच सकता है। Probably proving fatal. To prevent such accidents, seat belts are used which stops your body from moving forward in inertia. यानी सीट बेल्ट का यूज करने से हमें बॉडी